होते हैं तो हमारे देश के जो बच्चे हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वे एक सशक्त भारत के निर्माण में हमारा सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं और शिक्षा नीति का विजन भी यही है कि भारतीय होने का गर्व हमारे बच्चों के केवल विचारों में ना रहे, बल्कि उनकी बुद्धि में, उनके कौशल में, उनके सामर्थ्य में भी परिलक्षित हो। सबसे पहली इसमें बात की गई है स्कूल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फोकस है शिक्षा नीति का और होना भी चाहिए। और सबसे पहली बात है प्राइमरी एजुकेशन को सुदृढ़ करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। तो प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे उन बच्चों का हो रहा था जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए बाहर रहते थे। अब हम इनको 3 वर्ष से समाप्त करेंगे कि शिक्षा मानना है कि बच्चे के 86% मस्तिष्क का विकास 0 से 6 वर्ष के बीच में हो जाता है और यही वह समय रहता है जब हमें उनको साइकोमोटर स्किल, उनके कॉग्निटिव स्किल को हमें डेवलप करना होता है। पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आएगी, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी इसको लेकर के वो ये कि ये जो पूरा प्री प्राइमरी है हमारा, प्री नर्सरी और नर्सरी जो तबका है, ये आंगनवाड़ी के इसमें आता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता नियुक्त हैं ये केवल 10th का। अब प्रॉब्लम ये है, प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि किस तरह हम उन्हें अपग्रेड करेंगे, किस तरह हम उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे कि वो हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देकर के वो आगे 3rd 4th 5th में भेजेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने होंगे, हमें उसको उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उनके ट्रेनिंग कोर्सेज करने होंगे, उनके मॉड्यूल्स बनाने होंगे जिससे कि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। इसके बाद में मुख्य बात इसमें यह है कि पूरा जो बच्चों का एजुकेशन होगा वो होगा राष्ट्रभाषा में, उनकी स्थानीय भाषा में, क्योंकि ज़्यादातर तबका हमारा ग्रामीण अंचलों में है। तो वहाँ पर बच्चे को जब लैंग्वेज का प्रेशर होता है तो वो बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाता। तो हम उसको पहले 3 सालों में बैगलेस बनाएंगे, फियरलेस बनाएंगे और हैप्पी लर्निंग एनवायरनमेंट में हम उसके टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स को लेकर के हम उसकी बुद्धिमत्ता को बढ़ेंगे। तो निश्चित ही हमारा वो बच्चा 3rd 4th 5th में आकर के अच्छा अपना 100% दे पाएगा। तो अच्छी बात यह है कि इसमें मातृभाषा को और वहाँ की स्थानीय बोली को भी इंक्लूड किया गया है, उस पर फोकस दिया गया है। 7th 8th में हम देख रहे हैं कि बच्चों को कौशल डेवलपमेंट, उनका कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाया जाएगा, उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाया जाएगा और बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पे काम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहीं पर यह है कि ग्रामीण तबके में हमारे पास ऐसे शिक्षक नहीं है, बहुत कमी है ऐसे शिक्षकों की जो वोकेशनल कोर्स करा सकते हैं। और ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में जो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। यदि उसको और आगे के कोर्स करना है तो वह हम निसहाय हो जाएंगे वहाँ पर। मैं भी एक ग्रामीण तबके से बिलोंग करती हूँ और मैं इस प्रॉब्लम को समझती हूँ। हायर स्कूल में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात करिए, ये बहुत स्वागत योग्य है और ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। और प्रॉब्लम आएगी कि जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी करने वाले हैं विश्वविद्यालयों को तो वहाँ पर फिर से टीचरों का हमें अभाव का सामना करना पड़ेगा। तो यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे बच्चे लैंग्वेज के स्ट्रीम के बोझ से जो है वो दबे जो रहते थे वो बाहर निकल जाएंगे और वो अपना 100% दे पाएंगे। और वो स्किल डेवलपमेंट लेके जब बाहर निकलेंगे, एक कौशल को लेकर के जब बाहर निकलेंगे तो बहुत हद तक हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जो कि एक भयावह स्थिति बनी हुई है। इसके बाद में इस शिक्षा नीति में मेन जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो पॉलिसीज को लेकर के दिख रही है और फाइनेंस की प्रॉब्लम है। मुख्य तौर पर फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसी है कि पिछले 2 शिक्षा नीतियों में भी हमने जीडीपी को बढ़ाने की बात कही थी। हमने कहा था कि हम हमारे भारत की जनसंख्या को देखते हुए हम 6% जीडीपी का खर्च करेंगे शिक्षा पे, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया। हम 2.7% से ज़्यादा इस पर खर्च नहीं कर पाए। लेकिन ये शिक्षा नीति भी अब यही बात कर रही है और बात कर रही है कि हम कम्युनिटी से पैसा लेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेंगे और हम एनजीओ से हेल्प लेकर के हम इस फाइनेंस की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। यदि हम 6% शिक्षा नीति पे अपना धन जीडीपी खर्च कर पाए तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो गाँव के स्कूल हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर उस ढांचे को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूती दे पाएंगे और हमारा बच्चा वहाँ बैठने में आनंद का अनुभव करेगा तो वो निश्चित ही वो रिटर्न करेगा वहाँ पर। दूसरी हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो है ड्रॉप आउट की। हमारे 3.22 करोड़ बच्चे जो हैं वो इस समय पर बाहर हैं। GER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हमारा, वो 6th 7th में बच्चा 90% एनरोल हो जाता है, लेकिन यही बच्चा जब वो 9th to 10th में आता है तो एनरोलमेंट रेशियो जो है वो हमारा 76% हो जाता है। और जब ये बच्चा 12th तक पहुंचता है तो हमारा जो GER है वो हमारा घट के 53% रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा चिंता योग्य बात है कि इस ड्रॉप आउट को हम मेन स्ट्रीम
चाहते हैं कि इसकी समस्या पर नई शिक्षा नीति अवश्य हमें अच्छे सुझाव अगर हमें मिलते हैं तो हमारा ये बहुत बड़ा एक तबका है जो हमारा मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा। और हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन में बच्चे के लिए ये फ़ायदा है कि अब पहले हमारे यहाँ अक्सर होता था कि बच्चा फर्स्ट ईयर करके किसी कारणवश नहीं कर पाया और यदि वो फिर से प्रवेश लेना चाहता है तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर से करना था। इस शिक्षा नीति में उसको ये फ़ायदा है कि वो फर्स्ट ईयर करके निकल जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर करके यदि वो बंद कर देता है पढ़ाई तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर में उसको पूरी डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर में वो रिसर्च में अपने आप को एनरोल कर पाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दूसरी जो हमारी समस्या मुझे दिख रही है फाइनेंस के बाद, वो दिख रही है कि पॉलिसीज को लेकर, क्योंकि एजुकेशन जो है वो समवर्ती लिस्ट में आता है, सेंट्रल का और स्टेट का इसमें बराबर दखल रहता है। लेकिन जैसे यूजीसी है, यूजीसी को दो चीज़ें हैं, एक तो वो कमीशन देता है, ग्रांट्स करता है, और दूसरा वो मान्यता देता है। अब यदि उसका काम केवल मान्यता देने का रह जाएगा, फंड का काम किसी और के पास चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं एजुकेशन से संबंधित जिनको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिनको हमें मर्ज करना पड़ेगा, जिसके लिए बिल पास होंगे, संसद में जाएंगे, तब जा करके हम इन एजुकेशन को, इन डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर पाएंगे। काफ़ी समय लगेगा इन सब चीज़ों में। दूसरा, इसमें लॉबिंग सिस्टम से हमें इसको रोकना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो अपनी बातें मनवा लेते हैं, अपने हित की बात करते हैं, लेकिन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सभी के हितों की रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लॉबिंग सिस्टम इसमें ना पनप पाए। इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे शिक्षक का ब्रेन ड्रेन होता रहता है। वो वर्ग 3 में है, वो प्रयास करता है कि कब 12 साल हो और मैं वर्ग 2 में जाऊँ, तब मैं प्रमोट हूँ, मैं वर्ग 1 में जाऊँ, तब जाकर के फिर मैं किसी बीआरसी के पद पर पहुंचूंगा। क्यों ऐसा होता है? बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल का अगर हम एग्जाम्पल लें, वहाँ पर क्या डेंटिस्ट को प्रमोट करके हार्ट स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है? नहीं, वहाँ पर डेंटिस्ट प्रमोट होकर के रिसर्च में चला जाता है, हाईएस्ट उसको पोजीशन ऑफर हो जाती है, रहता वो उसी डिपार्टमेंट में। सेनाओं का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर हर अपने अपने तीनों, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अपने अपने अध्यक्ष होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, शिक्षक बेचारा अपने प्रमोशन के इंतजार में बैठा रहता है। तो वर्टिकल ग्रोथ की प्रावधान इसमें रखा है, पर उसके लिए टीचर को अपना कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। उसको एकेडमिकली, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को प्रूव करना होगा, उसको सिद्ध करना होगा कि मैं एक चरित्र को, एक स्टूडेंट के भविष्य को, उसके सामर्थ्य को और उसके चरित्र को विकसित करने का जब वो जिम्मा लेगा और प्रत्येक बच्चे के साथ ईमानदारी से अपने पेशे को करेगा, तो निश्चित ही वर्टिकल ग्रोथ में वो मंत्रालय तक की पोजीशन को प्राप्त कर पाएगा। तो इस शिक्षा नीति को लेकर के हमको, अगर हम इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान रखेंगे तो ये शिक्षा नीति बहुत ही कारगर सिद्ध होगी और हमारा जो 21वीं सदी का भारत है वो निश्चित ही वापस से पुनः अपने विश्व गुरु के पद को हासिल होगा। और अंत में ये कुछ लाइनों से मैं अपनी स्पीच को एंड करना चाहूँगी। दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं कि वास्तव में शिक्षा को जो कोड़ हो गया था वो वापस से अब ये पुनः जीवित होने की स्थिति में आ रही है कि हो चुकी है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।